मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने कंपनियों का वर्गीकरण का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पर प्रकार बताए थे। उसके बाद सदस्यों के दायित्वों के आधार पर प्रकार, सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रकार, और उसके बाद किया था आपने नियंत्रण के आधार पर प्रकारों का अध्ययन किया था। तो आज अपने अध्ययन करेंगे स्वामित्व के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की हो सकती हैं। नंबर एक, सरकारी या राजकीय कंपनियां। नंबर दो है गैर सरकारी कंपनियां। सरकारी कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से होता है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार के पास अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों के पास अथवा अंशतः केंद्रीय सरकार के पास तथा अंशतः किसी एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो। यह भी कहना उचित होगा कि किसी सरकारी कंपनी की यदि कोई सहायक कंपनी है तो वह भी सरकारी कंपनी ही कहलाएगी। वह भी सरकारी कंपनी ही कहलाएगी। प्रत्येक सरकारी कंपनी का उसे निर्मित या स्थापित करने वाली राज्य सरकार से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे किसी कंपनी की संपूर्ण अंश पूंजी सरकार द्वारा धारित हो तो भी कंपनी का सरकार से पृथक अस्तित्व ही होता है। मतलब अपने कह सकते हैं कि कोई भी सरकारी कंपनी सरकार के विभाग अथवा सरकारी उपक्रम के समान नहीं होती है। सरकारी कंपनी के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। यहाँ तक कि सरकारी कंपनी सरकार पर तथा सरकार भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। तो ये हुआ सरकारी कंपनी। इसके बाद दूसरा प्रकार है गैर सरकारी कंपनियां, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। जिस कंपनी की संपूर्ण या अधिकांश अंश पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमी तथा जन सामान्य द्वारा धारित होती है तो उसे गैर सरकारी कंपनी कहते हैं। इसे हम निजी क्षेत्र की कंपनी या कह सकते हैं, किंतु ऐसी कंपनी अर्थव्यवस्था के सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र में भी स्थापित की जा सकती है। ये हुआ गैर सरकारी कंपनियां, जिसमें क्या होता है, संपूर्ण या अधिकांश अंश पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमी तथा जन सामान्य द्वारा धारित होती है। तो ये हुआ स्वामित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार। इसके बाद है पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर कंपनियां, कंपनीज बेस्ड ऑन द access to
कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। एक है सूचीबद्ध कंपनियां और नंबर 2 है असूचीबद्ध कंपनियां। तो सबसे पहले है सूचीबद्ध कंपनियां, लिस्टेड कंपनीज। सूचीबद्ध कंपनी से तात्पर्य किसी भी ऐसी कंपनी से होता है जिसकी कोई प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, लिस्टेड हो। कोई भी सूचीबद्ध कंपनी अथवा कोई भी ऐसी कंपनी जो अपनी प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने की मंशा या इच्छा रखती है, वह प्रविवरण जारी कर जनता को अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए आमंत्रित कर सकती है। एक सूचीबद्ध कंपनी जो पहले ही प्रतिभूतियों का जनता को निर्गमन कर चुकी है, वह आगामी सार्वजनिक निर्गम ला सकती है तथा जनता को उस प्रस्ताव के अधीन अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए निमंत्रण दे सकती है। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन अधिसूचित नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होती है, किंतु कुछ विशेष पहलुओं जैसे अंशों के आवंटन, अंशों के हस्तांतरण, लाभांश के भुगतान आदि के संबंध में सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अपने विनियमों को ऐसी कंपनियों पर लागू कर सकती है। अन्य सभी मामलों यथा क्रय विवरण, आवंटन विवरणी, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन तथा अन्य निर्धारित मामलों का प्रशासन केंद्रीय सरकार, अधिकरण अथवा रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। तो ये तो हुआ सूचीबद्ध कंपनियां। दूसरा प्रकार है असूचीबद्ध कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनीज। असूचीबद्ध कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी कोई भी प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्कंध विनिमय केंद्र में सूचीबद्ध नहीं है। ऐसी कंपनियां अपने लिए पूंजी अपने सदस्यों से, संचालकों से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से ही प्राप्त करती है। ऐसी कंपनियां जनता को अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती हैं। फलतः ऐसी कंपनियां क्रय विवरण भी जारी नहीं कर सकती हैं। ऐसी कंपनियां सेबी के विनियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती हैं। ऐसी कंपनियां कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन अधिसूचित नियमों को मानने के लिए बाध्य होती हैं। इनसे संबंधित सभी मामलों का अभिशासन केंद्रीय सरकार, अधिकरण या रजिस्ट्रार आदि के द्वारा किया जाता है। तो ये हुआ पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर प्रकार। तो अंत में है कंपनी के प्रकारों में अन्य प्रकार, अन्य कंपनियां। अन्य कंपनियों में, अदर कंपनीज में सबसे पहला पॉइंट, पहले प्रकार है धर्मार्थ कंपनियां या बिना लाभ उद्देश्य वाली कंपनियां, चैरिटेबल और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। कभी कभी
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम के अधीन सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत कराने का प्रस्ताव किया जाता है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को इस अधिनियम के अधीन सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। यदि केंद्रीय सरकार उसके उद्देश्यों से संतुष्ट हो तो ही कहे सरकार ऐसे व्यक्ति या संघ को पंजीकृत कराने हेतु अधिनियम की धारा 8 के अधीन एक लाइसेंस जारी कर देगी। तब रजिस्ट्रार उस व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत कर देगा। धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी को ही धर्मार्थ कंपनी या लाइसेंस प्राप्त कंपनी या गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनी के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार है लघु कंपनियां, स्मॉल कंपनी। लघु कंपनी से तात्पर्य सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर किसी ऐसी कंपनी से है जिसमें निम्नलिखित बातें पाई जाएं। नंबर 1, जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है अथवा निर्धारित की गई राशि से अधिक नहीं है। निर्धारित की गई राशि 5 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती है। नंबर 2, अंतिम लाभ हानि लेखे के अनुसार उसका टर्नओवर, उसका विक्रय 2 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है अथवा निर्धारित की गई राशि से अधिक का नहीं है। निर्धारित की गई राशि 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती। किंतु लघु कंपनी संबंधी प्रावधान निम्नलिखित कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। नंबर 1, होल्डिंग कंपनी। नंबर 2, सब्सिडरी कंपनी। नंबर 3, धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी अर्थात धर्मार्थ कंपनी। और नंबर 4 है किसी विशेष अधिनियम द्वारा अधिशासित कंपनी या नगर निकाय पर। ये क्या है, लघु कंपनियों पर लागू ये शामिल नहीं होती हैं। अब तीसरा प्रकार है निष्क्रिय कंपनी, डोरमेंट कंपनी। कभी कभी कोई कंपनी किसी भावी परियोजना के लिए अथवा किसी संपत्ति या बौद्धिक संपत्ति, एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को धारित करने हेतु इस अधिनियम के अधीन अपना पंजीयन करवा लेती है और उसका कोई भी महत्वपूर्ण लेखाकारी सौदा नहीं होता है, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो ऐसी कंपनी अथवा असक्रिय कंपनी निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर रजिस्ट्रार को अपने लिए निष्क्रिय कंपनी की हैसियत प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकती है। कंपनी ऐसा आवेदन अपनी साधारण सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव या संकल्प पारित करने के उपरांत ही कर सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निष्क्रिय कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है
जिसने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में किसी भी व्यवसाय या क्रिया का संचालन नहीं किया गया है, अथवा जिसने कोई महत्वपूर्ण लेखाकारी सौदा नहीं किया है, अथवा जिसने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में के दौरान कोई भी वित्तीय विवरण तथा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की है। इसे कहेंगे अपने निष्क्रिय कंपनी या डोरमेंट कंपनी। चौथा प्रकार है सामूहिक हितकारी कंपनियां या निधियां, निधीज और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। निधि से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 1, जिसका समामेलन निधि के रूप में हुआ है। नंबर 2, जिसका समामेलन अपने सदस्यों को मितव्ययता एवं बचत की आदत डालने, उनसे धन निक्षेप प्राप्त करने तथा आपसी हितों के लिए अपने सदस्यों को ऋण देने के उद्देश्य से करवाया गया है। नंबर 3 है, ऐसी कंपनी उन नियमों का पालन करती है जो केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि ऐसे वर्ग या वर्गों की कंपनियों पर इस अधिनियम के निर्दिष्ट प्रावधान लागू नहीं होंगे अथवा लागू होंगे, अथवा वे प्रावधान किन परिवर्तनों, संशोधनों आदि के साथ लागू होंगे। ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाएगी। तो ये हो गई सामूहिक हितकारी कंपनियां। अब लास्ट में है अन्य प्रकार में विदेशी कंपनियां, फॉरेन कंपनीज। विदेशी कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी अथवा निगम निकाय से है जिसका समामेलन भारत के बाहर हुआ है, और नंबर 1, जिसका भारत में व्यवसाय का स्थान है, जहाँ से व्यवसाय इसके स्वयं द्वारा अथवा इसके एजेंट द्वारा भौतिक रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा संचालित हो सकता है। नंबर 2, जो अपने व्यवसाय के कार्यकलापों को भारत में किसी अन्य रीति से संचालित करता है। तो संक्षेप में विदेशी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी या निगम निकाय से है जिसका समामेलन भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ है, किंतु वह भारत में किसी भी स्थान पर अपना व्यवसाय स्थापित कर उसका संचालन किसी भी रीति से करती है। वह भारत में अपने व्यवसाय का संचालन स्वयं अथवा अपने किसी एजेंट के माध्यम से भौतिक रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर सकते हैं। तो ये हुआ विदेशी कंपनी। तो ये हो गया, आज चैप्टर पूरा हो गया अपना कंपनियों का वर्गीकरण या प्रकार। थैंक यू वेरी मच।